आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तर पाठशाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, जिसका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार। आज हम पार्ट 7 करेंगे इस सीरीज का। इससे पहले के जो पार्ट 6 है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में लगभग 2 से 4 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, स्टेट पीसीएस की बात करें, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप लैब असिस्टेंट या इन्वायरमेंटल सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इसके लिए ऑनलाइन पेड कोर्स लिया जा रहा है। अगर आप इसकी डेमो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी मंथली फीस 600 है, जिस पर आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। ऑप्शन सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। या ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट में इसका प्रावधान किया गया था। अब नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट हमारी जो थी ये 1928 में लाई गई थी और इसके लिए एक समिति बनी थी, 8 सदस्यीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति का कार्य क्या था? संविधान का मसौदा तैयार करना कि भारतीय संविधान किस तरह का होगा। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की बात करी, जैसे पहला तो फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, उसके बाद संघवाद की, भारत में एक संघवाद होना चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी कि जिसका हेड कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। और प्रांतीय गठन, यानी कि विभिन्न राज्यों का गठन किसके आधार पर? भाषाई आधार पर किया जाने का प्रावधान किया था इन्होंने इस रिपोर्ट में। और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का प्रावधान किया था। ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। हमारे ऑप्शन है, भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी, संसद को, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को, या ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, तो यह भारत के न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? अगर संसद या किसी विधानमंडल द्वारा कोई विधि या लॉ बनाया गया है जो क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, तो वह विधि, लॉ या कानून वहां तक शून्य घोषित हो जाएगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट को दी गई है और किसी कोर्ट न्यायालय को यह प्रदान नहीं की गई है। तो हमारा ऑप्शन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार क्या है? ऑप्शन ए, वाद योग्य, ऑप्शन बी, अवाद योग्य, ऑप्शन सी, लचीले, या ऑप्शन डी, कठोर। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब वही है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है या कोई लॉ रूल उसके अगेंस्ट चला गया है, तो हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट कंप्लेन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू द्वारा उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। तो ये क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, मौलिक अधिकार। ऑप्शन ए, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। या ऑप्शन डी,
आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 358 और 359 है, यह हमारा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। तो इसमें बताया गया कि किस प्रावधान के तहत किन परिस्थितियों में हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी, आर्टिकल 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, या ऑप्शन सी, आर्टिकल 21 ए में वर्णित मौलिक अधिकारों को, या ऑप्शन डी, आर्टिकल 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो हम बात करें आर्टिकल 358 की, तो ये कहता है जब भारत में क्या होगा, आपातकाल की घोषणा होगी, तो आर्टिकल 19 में जितने भी मौलिक अधिकार ये स्वतः ही क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। और आर्टिकल 359 बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा होंगे, आर्टिकल 359 के तहत होंगे। यानी कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, यानी कि कभी भी खत्म नहीं हो सकते, चाहे देश में इमरजेंसी लगी हो। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें हमसे क्या पूछा है, अनुच्छेद। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 112 से 115, ऑप्शन बी आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल, ऑप्शन सी आर्टिकल 222 से 235, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। भारतीय संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला है, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। चौथा, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला तथा दूसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा तथा तीसरा सही है, ऑप्शन सी पहला, तीसरा तथा चौथा सही है, या ऑप्शन डी दूसरा, तीसरा तथा चौथा सही है। अब हम बात करें कथनों की, तो पहला, यह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। यह कथन हमारा बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट्स राज्य के या स्टेट के किसी भी वर्ग के अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट्स को क्या करे, कम करे या उनका हनन करे, उसके अगेंस्ट एक गारंटी है। तो पहला ऑप्शन हमारा, पहला कथन हमारा सही है। दूसरा, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, यह भी बिल्कुल सही है। संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया है। तीसरा, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह कथन गलत है। फंडामेंटल राइट्स सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित नहीं करते। यह काम है हमारा डीपीएसपी का, यानी कि नीति निदेशक तत्व का। तो हमारा तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यह कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि वह वहीं के यूएसए के बिल की भांति ही है, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स का जो प्रावधान लिया गया है वह यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला तथा दूसरा सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16, या ऑप्शन डी आर्टिकल 17।
तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। अब हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दिया जाएगा। यह कथन क्या करता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? हाँ, पहला आर्टिकल 13, सेकंड आर्टिकल 14, थर्ड आर्टिकल 15 और फोर्थ आर्टिकल 16। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी पहला दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा और चौथा, या ऑप्शन डी सभी चारों। तो अगर हम बात करें राइट टू इक्वालिटी या समानता का अधिकार, यह संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक वर्णित है। तो हमारा पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा भी सही होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरा तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ऑप्शन बी आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 क्लॉज 4, या ऑप्शन डी आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 15 क्लॉज 5। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान, चाहे वह गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या गैर अनुदान प्राप्त भी हो, तो वहाँ पिछड़े वर्गों SC ST के लिए क्या है? आरक्षण की सुविधा दी गई है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो पहला आर्टिकल 15 क्लॉज 4, यह हमारा किससे रिलेटेड है? जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, राज्य सरकार इनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है, यह इससे संबंधित है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, यह हमारा संबंधित है यदि किसी राज्य की जो अधीन सेवाएं होती है, यानी कि जो जॉब्स होती है, अगर उसमें किसी पिछड़े वर्ग SC ST का क्या है, प्रतिनिधित्व कम है, यानी कि उनका नंबर कम है, तो उनके पद या नियुक्ति में रिजर्वेशन से संबंधित है। और लास्ट आर्टिकल 16 क्लॉज 5, यह संबंधित है हमारा किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के पदधारियों या सदस्यों से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथन ए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है किंतु आर गलत है, बी ए गलत है किंतु आर सही है, सी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, डी ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो चलिए हम कथनों की बात करते हैं। पहला कथन, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो संविधान द्वारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के अंतर्गत राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकती है। यानी कि जैसे OBCs है, SC ST है, उनको रिजर्वेशन दे सकती है ताकि वह बाकी अन्य लोगों की तरह समाज में आगे बढ़ सके। तो पहला कथन तो हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यह हमें आर्टिकल 14 से प्राप्त है, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण से। तो इससे स्पष्ट है कि जो कथन ए है उसका सही स्पष्टीकरण कारण आर है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा
बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 13, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 245 या ऑप्शन डी आर्टिकल 326। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर संसद, पार्लियामेंट या राज्य की कोई विधानमंडल कोई एक ऐसा कानून बना दे जो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रही है, तो वह वहां तक शून्य घोषित किया जाएगा जहां तक वह हनन करता है। तो यह किसी भी नियम या कानून पर फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 13। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। यानी कि आर्टिकल 13 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, तो इसका हनन किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। अगर हम सीधा सीधा देखें तो हमारे लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 19, क्योंकि बाकी के तीन जो ऑप्शन है 14, 15 और 16, ये तीनों हमारे संबंधित है समानता के अधिकार से या राइट टू इक्वलिटी से, जबकि आर्टिकल 19 हमारा संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से या राइट टू फ्रीडम के। तो हम इसमें से इन तीनों में से ये अलग है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है ऑप्शन ए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 से आर्टिकल 19 तक, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 से आर्टिकल 20 तक या ऑप्शन डी आर्टिकल 18 से आर्टिकल 21 तक। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा कानून के समक्ष समता, तीसरा अल्पसंख्यकों के अधिकार या चौथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पहला और तीसरा, ऑप्शन बी पहला और चौथा, ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, इन आर्टिकल्स के द्वारा जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो हमारा ऑप्शन देखें तो पहला भाषण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है आर्टिकल 19 क्लॉज 1। दूसरा कानून के समक्ष समता, यह है आर्टिकल 14। थर्ड अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह है आर्टिकल 29। और फोर्थ जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, यह है आर्टिकल 21। तो हम देखें तो यहाँ पर से जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है वह है पहला और तीसरा, बाकी दूसरा और चौथा विदेशियों को भी प्राप्त है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहला और तीसरा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी ए को संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना या ऑप्शन डी ए बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो पहला संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। अब समाजवादी का मतलब क्या होता है? किसी भी राष्ट्र या देश में गरीबी को समाप्त करना, अवसरों की असमानता को समाप्त करना, यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान करना ताकि वह अपने जीवन को
अच्छा बना सके। तो यह समाजवादी शब्द का मतलब है। तो यह तो समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, ए को संविधान के आर्टिकल 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। अब आर्टिकल 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा और विधि के समक्ष सभी को समान व्यवहार किया जाएगा। तो यह भी हमारा सही है। ऑप्शन सी, ए को संविधान के आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। आर्टिकल 16 बोलता है हमारा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि अगर कोई लोक नियोजन का कार्य किया जा रहा है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। तो यह भी हमारा सही है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, यानी कि इन तीनों को मिलाकर पढ़ना। इसमें आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल 39 क्लॉज डी। यह क्या बोलता है कि पुरुष और स्त्री, यानी कि मेल हो चाहे या फीमेल हो, और दोनों ने सेम वर्क कर रखा है, समान कार्य कर रखा है, तो दोनों को समान वेतन ही मिलेगा। तो इन चार चीजों को समाजवादी शब्द आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 39 क्लॉज डी के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18, धर्म चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया जाएगा। हमारा ऑप्शन ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। या ऑप्शन डी, समता का अधिकार। तो अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 कहता है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्योंकि समानता का अधिकार हमारा वर्णित है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, और यहाँ पे हमारे आर्टिकल 15 की बात की गई है, तो यह इसके अंडर आएगा। अब बाकी ऑप्शन की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आर्टिकल 25 से 28 तक वर्णित है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आर्टिकल 23 से 24 तक है। और तीसरा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यह आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक वर्णित है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है ऑप्शन ए, आर्टिकल 16 से आर्टिकल 20। ऑप्शन बी, आर्टिकल 15 से आर्टिकल 19। ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। या ऑप्शन डी, आर्टिकल 13 टू आर्टिकल 17। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए, कानून के समक्ष समानता। ऑप्शन बी, सामाजिक समानता। ऑप्शन सी, अवसर की समानता। या ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो कानून के समक्ष समानता यह हमें प्राप्त है आर्टिकल 14 से। सामाजिक समानता यह हमें प्राप्त है आर्टिकल 15 में। अवसर की समानता यह हमें प्राप्त है आर्टिकल 16 में। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। यह संविधान समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? पहला, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध। दूसरा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तीसरा, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। चौथा, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा। या ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर हम बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यह भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के देह व्यापार और बालाश्रम का निषेध करता है। और आर्टिकल 24 कहता है कारखानों या किसी भी खदानों में बच्चों का नियोजन नहीं किया जाएगा। तो हमारा पहला कथन और चौथा कथन सही है, बाकी दो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल पहला और चौथा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है?
हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 या ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या किसी भी फैक्ट्री में काम के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको वहाँ काम पे नहीं रखा जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 23 या ऑप्शन डी आर्टिकल 24। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 24। नेक्स्ट, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 17, आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 24 या ऑप्शन डी आर्टिकल 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आर्टिकल 24। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वही है, बस क्या है लैंग्वेज चेंज है। इसमें भी देख रहे कारखानों में बालकों से संबंधित, बालकों के शोषण से संबंधित, सभी में लगभग वही क्वेश्चन है, लेकिन सब क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। नेक्स्ट, ICCPR के अनुच्छेद आर्टिकल द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो यहाँ तो ये जो ICCPR है, इसका मतलब है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 23। तो जो ICCPR है, इसके द्वारा जो बाल अधिकार सुरक्षित किए गए वो इनके आर्टिकल 24 के अंडर सुरक्षित किए गए। अगर आप एक चीज देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 24 में ही बाल अधिकारों के से संबंधित, यानी कि उनके शोषण से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 या ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 17। आर्टिकल 7 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है और इसके आचरण को भी निषिद्ध किया गया है, यानी कि अगर कोई अस्पृश्यता को यूज करता है तो उसको कानूनी रूप से दंड दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 18 या ऑप्शन डी आर्टिकल 15। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 या ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 17। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का संबंध है ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से या ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन ए आर्टिकल 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 17, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 या ऑप्शन डी आर्टिकल 15। अब यहाँ पे देखिए छुआछूत कहा गया, आपसे चाहे छुआछूत कहे या अस्पृश्यता कहे, दोनों बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आर्टिकल 17। नेक्स्ट, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के सदस्य, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, ऑप्शन सी किसी भी समुदाय के सदस्य या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुसूचित जाति के सदस्य। तो न्यायालय को यह शक्ति प्रदान किससे की गई है? यह है नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के तहत न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उपधारित कर सकता है कि
कि अपराध घटित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर था या नहीं था, और यह केवल और केवल अनुसूचित जाति के संबंध में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला, कानून बनाकर, दूसरा, शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा, जन जागरण के द्वारा, या चौथा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, दूसरा व तीसरा सही है, ऑप्शन बी दूसरा, तीसरा व चौथा सही है, ऑप्शन सी पहला व दूसरा सही है, या ऑप्शन डी दूसरा व चौथा सही है। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा व तीसरा सही है। तो जो अस्पृश्यता का निवारण है वह कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा में उन्नति लाकर किया जा सकता है, या जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। आर्टिकल 17 के अंडर अस्पृश्यता को निषेध किया गया है और एक दंडनीय अपराध माना गया। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, या ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम बात करें केस की, मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन की, तो यह केस था क्या? चंपाकम दोराई राजन एक महिला थी जिन्होंने मद्रास में मेडिकल एग्जाम दिया और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन उनको मद्रास के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मद्रास गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से वहाँ जो ओबीसी थे, एससी एसटी थे, या जो पिछड़े वर्ग थे, उनको पहले आरक्षण के तहत वहाँ एडमिशन दिया गया था और इनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। तो इन्होंने हाईकोर्ट में केस करा, आर्टिकल 15 और 16 के तहत एक केस करा कि आर्टिकल 15 के तहत कहा गया कि जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इनके साथ जाति के आधार पर विभेद किया गया, इनको वहाँ एडमिशन नहीं दिया गया। और 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, वह इनको नहीं दी गई। तो इसके तहत इन्होंने हाईकोर्ट में केस कर दिया। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आई और वो बोली कि हमने आर्टिकल 46 डीपीएसपी का प्रयोग करके एडमिशन के नियम बनाए गए। तो इसमें तो मद्रास हाईकोर्ट ने चंपाकम दोराई राजन को के पक्ष में निर्णय सुना दिया कि इनको एडमिशन मिलना चाहिए। तो यहाँ की मद्रास गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में यह बात उठी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में प्राथमिकता किसको दी जाएगी, यानी कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि अगर कहीं फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी की बात आएगी तो इनमें फंडामेंटल राइट्स को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी डीपीएसपी के हिसाब से। तो इस केस में यही था कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो इसके लिए संसद ने एक संवैधानिक संशोधन कर दिया, पहला संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत संविधान में एक नया आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य अपने सामाजिक पिछड़े वर्गों एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 15 हमारा किससे संबंधित है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इसी में हमारा क्या किया था, संशोधन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, या ऑप्शन डी आर्टिकल 22। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें से पहली है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में दी गई हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अंडर हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में कहीं भी डायरेक्टली प्रेस की स्वतंत्रता वर्ड यूज नहीं किया गया है। न्यायालय ने माना है कि जो हमारी 1901 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है?
हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 16, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 22 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 31। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19। तो दोस्तों आज की सीरीज तो हमारी यहीं पे खत्म होती है। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि जो भी अगली वीडियो आएगी वो भी फंडामेंटल राइट्स पे ही बेस्ड होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आधे क्वेश्चन तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे ग्रुप से ऐड होने के लिए आप टेलीग्राम पे भी ऐड हो सकते हैं हमसे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।